अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक रिलेवेंट विषय पर, सामयिक विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ। तो क्या कह रही है आपकी ज़िंदगी और औरों की ज़िंदगी भी क्या कह रही है। मनोरंजन हमारे जीवन का सबसे अच्छा साधन है, जिसमें सब कुछ आता है, किताबें, पुस्तकें, नाच, गाना, म्यूज़िक। और ऐसा नहीं है, मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी जैसे कि एक अच्छी मूवी आए, ऐसी पिक्चर आए जिसे हम बड़े हॉल में बड़े पर्दे पर देख सके। तो अभी हाल ही में मैं छावा देख कर आई हूँ, तो मेरा मन एकदम से क्योंकि विभोर हो गया, क्योंकि इसलिए भी कि मैंने, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हों इस विषय में, कि शिवाजी सावंत की सबने मृत्युंजय पढ़ी है और सबको वो बहुत पसंद आई थी। पर मुझे ऐसा लग रहा था हॉल में बैठे हुए, जिस तरह से वो लोग बच्चों को लाए थे और जिस तरह से पिक्चर बनाई गई थी और लोग बातें कर रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि बिना शिवाजी के छावा हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज अब मैंने पहले सोचा था कि मैं पिक्चर या मूवी छावा के बारे में बात करूंगी, नहीं, आज हम छावा यानी शिवाजी के बेटे संभाजी, उनको छावा बोला जाता था, तो वो छावा बने कैसे, शेर का बच्चा बना कैसे और उसका ग्रोथ कैसे हुई, क्या हुआ, उसके बिना आपका सब कुछ अधूरा है। तो पहले मैं केवल फिल्म पर फोकस कर रही थी, पर अब मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं शिवाजी सावंत की छावा पुस्तक का आप लोगों को चरित्र, उसमें शिवाजी से शुरू करके बताऊं कि किस तरह से वो बड़े हुए, पले बड़े, कैसे उनके संस्कार हुए। ये पुस्तक है छावा। और शिवाजी सावंत ने ये पुस्तक जब ख़त्म की, इसके पहले वो मृत्युंजय कर चुके थे और उन्होंने अपने जीवन में 3 बड़े उपन्यास लिखे हैं, छावा, मृत्युंजय और युगांधर। युगांधर में श्री कृष्ण का वर्णन है। तो आज हम मतलब छावा का पूरी लाइफ वर्णन सुनेंगे, क्योंकि आपने पिक्चर में, जो आम जनता ने छावा नहीं पढ़ी है, तो उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ एक युद्ध देखने गए थे। नहीं, युद्ध से भी ज़्यादा बहुत सी चीज़ें हैं। तो बताओ योगेश, तुम छावा देख के आए? हाँ, मैंने देख ली। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, बहुत अच्छी इसलिए लगी तुम्हें? शायद नहीं, मैं ये नहीं कहती कि पिक्चर में कोई ख़राबी है, पिक्चराइजेशन वगैरह सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुमने छावा पढ़ी है शिवाजी सावंत की? नहीं मैडम, मैंने नहीं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि कैसे, किस तरीके से, कहाँ से छावा की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो शिवाजी सावंत की मैंने बारे में आपको बता दिया, और इसका ये मराठी में किताब है, इसका अनुवाद जो है वेदालंकार जी ने किया है हिंदी में। और ये मेरे पास जब ये किताब आई तब सन 2008 था, और मैंने 2008 में ये किताब पढ़ी है, और ये 12वां संस्करण पढ़ा है। अब तो पता नहीं कितने सारे संस्करण निकल गए होंगे। तो इस पुस्तक के बारे में शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो है दिखाया गया है आगरा। आगरा में औरंगजेब का जन्मदिन था या कोई उत्सव था, जो भी था, जन्मदिन ही था शायद, तो वो मनाया जा रहा था। तो वहाँ सभी देशों के, सभी प्रांतों के, सभी राज्यों के राजा महाराजे सब उनको विश करने आए थे। अच्छा, इनके साथ क्या हुआ, शिवाजी किसी के आगे झुकते नहीं थे, और ख़ास तौर से तो औरंगजेब के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकते थे। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मिर्ज़ा राजा जय सिंह के साथ संधि की थी, और किसी कारणवश की थी, लेकिन मिर्ज़ा राजा जय सिंह का उनके संधि के साथ उनका आग्रह था, ऑर्डर था, जो भी समझे। उन्होंने कहा कि आपको भी औरंगजेब को विश करने आना चाहिए। तो शिवाजी अपने कुछ खास लोगों के साथ और अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा के महल में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन लोग सबों को, सारे राजा महाराजाओं को अलग अलग टेंट और वो सब बनाए गए थे, उसमें ठहराया गया था। शिवाजी बहुत अच्छे सुंदर तरीके, वो ही अकेले थे जो अपने पुत्र के साथ वहाँ आए थे, बहुत सुंदर तैयार होकर। शिवाजी का तैयार होने का जो वर्णन है, अगर मैं वो सब आपको बताने लगूँगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि
आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी, मैं अगर जिस तरीके से बात सुना रही हूँ। संभाजी और शिवाजी तैयार हो गए। इनके लिए इन्होंने राजा जय सिंह के जो थे भाई राम सिंह थे, तो वो राजपूत थे लेकिन वो औरंगजेब की सेवा में थे। उनको मनोनीत किया गया कि वो शिवाजी को की देखभाल और शिवाजी को एस्कॉर्ट करेंगे। तो शिवाजी और संभाजी को लेकर जब वो औरंगजेब के महल में गया, औरंगजेब 25 साल की आयु थी तब उस समय, जब संभाजी थे 9 वर्ष के। तो तब भी औरंगजेब की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक तो फैमिली लाइफ में वो रहा नहीं कभी, फिर उसके बाद पूरे समय वो युद्ध के मैदान में या इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र में रहा। पर उसके साथ उनकी कभी पुत्री या कभी बहन हमेशा रही। तो औरंगजेब कुछ इतना इनसिक्योर था कि वो कभी भी सिंहासन पे ऐसे खुल के नहीं बैठता था। उसके चारों तरफ एक से मार्बल की दीवार जैसा सिंहासन बनाता था, जिसमें से उसकी सिर्फ गर्दन दिखती थी और हाथ में कुरान पकड़े रहता था। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो ये अपनी तरफ से जो भी लेके गए थे गिफ्ट देने के लिए, कितने 5,000 रुपये और दिनारे और ये सब उन्होंने वो दिया। और लेकिन क्या कहते हैं, उसके उसमें जो है इन लोग के उसमें एक शब्द माना जाता है खिलत करके, वो लोग देते हैं। खिलत आती है तो उसको हाथ छू देते, फिर उनके सेवक ले लेते, वो अपनी तरफ से गिफ्ट करते जो आता है देने के लिए। तो उसी समय एकदम से शिवाजी ने देखा उनके आगे राजा जसवंत सिंह एक हैं, वो खड़े हुए थे। तो उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के राम सिंह से पूछा भरे दरबार में। एक तो बात तो ये थी कि जब भी वो जहाँ से गुज़र रहे थे शिवाजी, उनकी कद काठी हाइट सुंदरता इतनी खूबसूरत थी और उतनी ही संभाजी की भी थी। औरतें झरोके से झांक झांक के उनको देख रही थी और उनको दक्षिण बोला जाता था, दक्षिण का शेर निकल रहा है, दक्षिण का शेर शावाजी आ रहा है, शावाजी ऐसे बोलते थे। तो वो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी और वो इतने भव्य दिखते थे कि दुश्मन की भी थोड़ी सी नज़रें झुक जाती थी। राम सिंह को उन्होंने कहा कि राम सिंह, ये हमारे आगे कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये राजा जसवंत सिंह है। बोले ये वही राजा जसवंत सिंह है ना जिसको हमने हरा के छोड़ दिया था? बोले जी। बोले हमारी ये बेइज्जती कि हमें लाइन में उसके पीछे लगाया गया है। और उन्होंने लाइन छोड़ी और वो तेज़ी से बाहर निकल आए। दौड़ता दौड़ता संभाजी भी उनके पीछे आ गए, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने देखा कि उसके आबाजी, आबा बोलते थे पिताजी को, आबा जी का हाथ एकदम गर्म हो रहा। बाहर वो आके सीढ़ियों के वहाँ बैठ गए। तो आबा जी के लिए वो दौड़ के अपने पिता के लिए उनकी जूतियाँ लेकर आया। और उन्होंने कहा, बोले राम सिंह घबरा रहा था क्योंकि अब वो औरंगजेब के उसमें भी था, पर वो शिवाजी को बहुत प्यार करता था, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मानता था। तो उसने कहा लेकिन आप खिलत तो ले लीजिए, बड़ी बुरी बात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लेना, और वो चले गए संभाजी को लेकर। संभाजी को लेकर चले नहीं गए, संभाजी को छोड़ के चले गए। फिर राम सिंह ने संभाजी को बाद में महल वगैरह दिखाया और इस तरीके की चीज़ हुई। तो औरंगजेब ने ये सब पूछा कि बोले कि हो क्या रहा है? बोले कि नहीं, उनको थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग गई है तो इसलिए उनसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए वो चले गए। बोले ठीक है, उसकी गर्मी तो हम निकालेंगे। औरंगजेब ने इस तरीके की बात कही थी। अब ये वापस से अपने जब टेंट में आए तो देखा कि उनका स्थान परिवर्तन किया जा रहा है और उन्हें टेंट से कोठी में वो किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा और हम लोग को भी पढ़ के अजीब लगेगा कि जब सारे राजे महाराजे टेंट में ठहरे हैं तो ये इनको कोठी में क्यों ठहराया जा रहा है? वो इसलिए ठहराया जा रहा था कि एक तरीके से बाद में आपको समझ में आएगा कि उनको नज़रबंद कर लिया गया था। औरंगजेब तो उनसे वैसे ही उसकी भव्यता देखकर डर रहा था और वो इधर उधर घूम रहा था संभाजी। और राम सिंह से उसने पूछा, जहाँ पर पहलवान लड़ रहे थे तो किस पहलवान का जो हेड था, उसने कहा कि क्यों लड़ोगे क्या? तो बोले कि ऐसे, उसने सोचा कि बच्चा है क्या हिम्मत होगी, तो उसने कहा नहीं, बोले हम असली पहलवानों से, हम नकली पहलवानों से नहीं लड़ते हैं, हम असली पहलवानों से लड़ते हैं, हम मराठे हैं, ऐसे करके उसने बोला। तो ये वाली बात औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब शुरू से ही अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा वो था, बौखलाया हुआ कि वो इतने टैलेंटेड नहीं थे और दूसरा ना इतने आज्ञाकारी। तो उसने कहा काश मेरा भी ऐसा कोई बच्चा होता। औरंगजेब ने ऐसा सोचा। और उनकी बहन जो थी, अब देखिए यहाँ दो बात है, हम बहुत सारी किताबों से भी कंसल्ट कर सकते हैं, इस किताब से भी, और मैंने और किताबों से भी किया और फिल्म से भी किया। फिल्म में
देखिए, एक ज़ैबुन्निसा है, एक ज़ीनतुन्निसा है, एक उनकी बहन है और एक उनकी बेटी। एक जन जो अविवाहित बहन थी वो उनके साथ हमेशा रही और उनके सारे षड्यंत्रों और काली करतूतों में सब में शामिल रही और बहुत क्रूर थी। और फिर बाद में दिखाते हैं कि बहन जो थी जिसने शादी नहीं की, बेटी भी आ गई थी, बेटी से पहले वो नाराज़ हो गए थे, फिर बेटी भी थी तो वो भी इस सब में शामिल थी। अब ये क्या ये तथ्य क्लियर किताब में तो ये दिया है और उन्होंने लिखा है कि ये पूरी शोध की हुई किताब है और सारी तरफ से उसमें का विवरण भी दिया हुआ है और कि फिल्म में भी ये विवरण दिया हुआ है। अब इसके बाद संभाजी जो है घूमते घूमते वहाँ कुम्हार मट के बना रहा था, वहाँ आके बैठ गए एक उसमें, बिल्कुल साधारण लोगों की तरह घूमते थे पर वो दिखते तो भव्य थे। और उससे कुम्हार से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उसके साथ बातचीतें होने लगी और वो रोज़ कुम्हार के यहाँ आके बैठने भी लगे। संभाजी को अब शिवाजी को समझ में आ गया था कि वो नज़रबंद हो चुके हैं। अब वो उनके उनका तो एक खेमा आया था, पूरा खेमा था जिसमें उनके लोग आए थे। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि उनके लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अब उनके पास मुश्किल से 2-3 लोग बचे और ऊपर से राम सिंह अंदर ही अंदर उनका भक्त था, मतलब था तो औरंगजेब का मतलब काम करने वाला, लेकिन भक्त इनका था। तो अचानक से शिवाजी को समझ में आया कि शिवाजी ने अचानक से सुबह सब लोग उठे तो उन्होंने देखा शिवाजी को बहुत तेज़ बुखार आ गया है और उनको वो कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बुखार में हूँ, मेरे को बहुत सर्दी जुकाम हो गया है। तो पूरे शहर में ये बात फैल गई कि शिवा मरने वाला है, शिवा बोलते थे वो लोग, शिवा मरने वाला है, शिवा मरने वाला है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की से औरंगजेब से खबर भिजवाई कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें लगता है कि हम दान धर्म करें, जो हमारा ख़जाना आया है यहाँ पर हम उससे दान धर्म करना चाहते हैं और इसके बाद हम सन्यासी होकर कहीं और जाना चाहते हैं। तो औरंगजेब को जब ये समझ में आया, क्योंकि औरंगजेब को डर लगता था कि वो शिवाजी को मार पाएगा कि नहीं, तो षड्यंत्र से ही मार सकता था। युद्ध में तो देखिए औरंगजेब का तो कोई पर्सनैलिटी थी नहीं कि वो युद्ध कर सके, वो उसने कभी खुद से तो युद्ध किया नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ करो। तो बड़े बड़े ऐसे पिटारे होते थे, बहुत बड़े बड़े ऐसे टाइप की होती थी, उसमें जो है लड्डू मेवा दिनारे ये सब भर भर के उनके क्योंकि वो खुद तो नहीं वो करते थे, लेकिन उनके टेंट में आती थी और उसको वो हाथ से छूते थे और वो बटने चली जाती थी। शिवाजी की हालत देखकर संभाजी थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि वो संभाजी वैसे बहुत मजबूत थे लेकिन फिर भी 9 वर्ष का बालक था। सब लोग जब बाहर निकले उससे टेंट से जब बाहर निकले तब फिर कोठी में आ गए थे तो वो बहुत आंसू से आने लगे उसके। तब शिवाजी ने धीरे से उनके कान में फुसफुसाया कि हम बीमार नहीं हैं, हम अभिनय कर रहे हैं क्योंकि अब हमें यहाँ खतरा महसूस हो रहा है। तो तब संभाजी थोड़े से मजबूत हो गए इस बात से और वो भी ऐसा अभिनय करने लगे कि जैसे उनके पिताजी बीमार हो। फिर उसका देखिए, मैं सिर्फ एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी घटना आपको बता रही हूँ। सोचिए अगर मैं ये पूरी किताब आपको बताऊँगी तो बहुत ही गज़ब हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। पर ये घटना मैं विस्तार से बताऊंगी कि संभाजी कैसे मजबूत बने और पहले औरंगज़ेब से कैसे मिले। फिर उसके बाद इन्होंने क्या हुआ कि अचानक से राम सिंह को खबर मिली कि आज की रात ही इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे, उस पिटारे में बैठ के हम निकल जाएंगे। लेकिन इन्होंने चेक कराया बीच में कुछ चीज़ डाल के, तो देखा उन्होंने कि बाहर जो हबशी लोग पिटारे चेक कर रहे थे वो पिटारे चेक करते थे। तो इसलिए उनको थोड़ा सा अब ये भय हो गया कि हम पिटारों में बैठ के जाएंगे और कहीं चेक कर लिए गए तो बहुत बुरे मारे जाएंगे। तो उसी समय राम सिंह ने इनको बुलाया संभाजी को और 2 बिल्व पत्र बोलते हैं, बेलपत्र। इसमें पूरे उपन्यास में और पूरी ज़िंदगी में इनके ये लोग शंकर जी और माँ जगदम्बे पर निर्भर करते थे। शंकर जी का बिल्व पत्र उठाया और उसमें वो वाला बिल्व पत्र लिया उन्होंने जिसमें 2 पत्तियाँ थी और उन्होंने एक पत्ती यूँ करके तोड़ी। और अब वो डायरेक्ट कोई बात नहीं कह सकते थे, फिर भी संभाजी होशियार थे। उन्होंने कहा पिताजी को जाके देना, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं मिल सकते थे। क्योंकि हाँ, राम सिंह जी के साथ एक बात ये हुई कि राम सिंह ने गारंटी ली थी इस बात की कि हम जो है शिवाजी को मतलब आपके सुपुर्द करेंगे और हम गारंटी लेते हैं वो कहीं नहीं भागेंगे करके। पर बाद में हालांकि शिवाजी ने उनसे कहा कि आप ये ज़मानत वापस ले लीजिए क्योंकि ये आपके लिए ख़तरा हो जाएगा, तो आप मेरे दुश्मन जैसे नज़र आइए।
तो राम सिंह ने ये बात वापस ले ली थी, इसलिए वो डायरेक्ट उनके खेमे में या उनके कोठी में नहीं जाते थे। तो बेटा वहाँ गया उसमें और उसने कहा कि आबा साहब ये राम सिंह चाचा ने दी है, और ये बिलपत्र दे के उन्होंने एक पत्ती तोड़कर कहा कि एक पत्ती टूटने वाली है या टूट गई है, और आज ही की रात, मतलब बस ऐसा बोला, आज की रात। शिवाजी समझ गए कि वो आज जो है जाने वाले हैं, मतलब आज उनको मार डाला जा गया। तो उन्होंने इससे पहले एक तैयारी कर ली थी कि एक मदारी हिरोजी करके नाम का जो उनका विश्वास पात्र था, उन्होंने उसको बहुत दिन से रखा हुआ था कि वो उनकी कद काठी, हेल्थ, हाइट पूरा उनके जैसा दिखता है। तो इन्होंने उसके साथ तैयारी कर रखी थी और बता दिया उसको कि देखो मैं तुमको पूरा अपना सब कुछ चीज़ें तैयार करके देता हूँ, तुम बिस्तर, क्योंकि ये बेड पे ही दिखाए गए हैं उस समय कि तुम बेड में बिस्तर में लेट जाना और पूरा ओढ़ लेना, और जो अपनी कीमती कौड़ियों की माला जो वो कभी उतारते नहीं थे वो उतार के उन्होंने उनके गले में भी पहना दी और करवट लेके लेट गए। अब ये टेस्ट कैसे करें कि कोई उनको शिवाजी समझता है कि नहीं। तो संभाजी उठ के आए और उनसे कहने लगे कि पिताजी, आबा साहब। तो फिर उसने कहा हम यहाँ हैं। शिवाजी ने कहा कि हम यहाँ हैं, तो समझ गए कि ये बिल्कुल वैसा लग रहा है। शिवाजी ने उनको समझा के कहा सुनो, तुम तो घूमने निकलते हो, हमारा सबको पता है हम बीमार हैं, तो ये लेटे हुए हैं, और मैं जो है हम साथ नहीं निकलेंगे, तुम कुम्हार के यहाँ जाके बैठ जाओ जैसे घूमते हुए बैठते थे, हम तुम्हें वहाँ लेने आ रहे हैं। यहाँ इन लोगों ने वेश बदला, इन्होंने मदारी का वेश बनाया और वहाँ शिवाजी लेटे थे, और दो लोग, राम सिंह ने आज्ञा पत्र उनको दिलवा दिया था। दो जो इनके राज्य के आदमी थे उनके साथ शिवाजी घोड़े पे बैठ के निकले। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो? उन्होंने कहा हमारे पास आज्ञा पत्र है। फिर कुम्हार के यहाँ से उन्होंने अपने बेटे को लिया और फिर उसके बाद ये तीनों चल पड़े, तेज़ी से नदी तक आए। और यमुना नदी थी, जाहिर सी बात है आगरा में था, तो तेज़ी से वो लोग नाव में बैठ के मथुरा तक आए। और मथुरा में उन्होंने वैसे रास्ते चलते शिवाजी संभाजी को बहुत ज्ञान और राजनीति सिखाते थे। ऐसी ऐसी बातें जो उस उम्र के बच्चे के लिए बहुत भारी हुआ करती थी, पर संभाजी भगवान की तरह मानते थे शिवाजी को। मतलब आप अगर फिल्म की बात करते हो योगेश, तो फिल्म में जो दिखाया गया है ना कि जिस तरह से उनकी टोप दिखाई गई है, उनकी जो पगड़ी दिखाई गई है, वो सचमुच में वो भगवान मानते थे। ये एक घटना है। फिर उसके बाद ये लोग मथुरा तक आए, तब तक खबर फैल गई कि शिवाजी भाग गया है। और अब क्या हुआ, ये लोगों ने चलना शुरू किया मथुरा से रायगढ़ के किले की तरफ। तो जैसे थोड़ी सी दूर तक चले तो उन्होंने देखा कि संभाजी थोड़ा सा थक रहे हैं, और उन लोगों की चाल थोड़ी इस हिसाब से धीमी है कि जिस हिसाब से दुश्मन पीछे आ रहा है। नदी में उन लोगों ने अपना क्या कहते हैं वेश बदल लिए थे और वो भगवा सन्यासी के रूप में आ गए थे, और वो नीराजी के घर मथुरा के ब्राह्मणों के मोहल्ले में गए। और फिर उन्होंने वहाँ पर मोरोपंत पिंगले की पत्नी के भाई कृष्ण पंत त्रिमल का घर था, और कृष्णा जी और उनके भाई विसाजी पंत ने उत्तर भारतीय सुंदर पद्धति से उन लोग का स्वागत किया, भोजन बनाया, वो लोग वहाँ रहे। फिर उसके बाद जब वो चलने की बात आई कि वो इतना नहीं चल पा रहे हैं और इतनी तेज़ी से नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने उनको उनके घर पर छोड़ा। और वो कृष्णा जी जो थी वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और अब इनका पूरा उन्होंने पूछा भी कि केशवपंत तुम्हारे घर में कौन कौन है। त्रिमल के घर के विषय में पूछा। उन्होंने कहा मेरे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, भांजे हैं। तो बोले ये आज से तुम्हारा भांजा हुआ, जब तक मैं कोई आदेश देकर किसी को ना भेजूँ तुम संभाजी को नहीं भेजना। तो इनका संभाजी ने मुश्किल से अपना रोना रोका, लेकिन वो बहुत बहादुर थे। उनके पूरे बाल काट दिए गए और उसके बाद उनको धोती कुर्ता पहना दिया गया, और वो मतलब इस तरीके से रहने लगे कि जैसे वो ब्राह्मण हो। ऐसा वैसे कभी नहीं हुआ था। और वो वहाँ पर उन्होंने पूरे संस्कृत के श्लोक, ज्ञान, बहुत ज्ञान प्राप्त किया। अपने यहाँ होता तो भी बच्चे लोग इधर से इधर घूमते रहते, खेलते रहते, वो रोज़ इंतज़ार करते। उधर रायगढ़ में क्या हालत थी, रायगढ़ में जो है उनकी माता जीजाबाई वो बहुत परेशान थी और बहुत रो रही थी। उनको पता चला कि वो कैद में है, उन्हें अभी पता नहीं था कि शिवाजी छूट गए। वो माँ जगदम्बे से झगड़ा कर रही थी, बार बार कह रही थी कि हम मतलब इस चीज़ के लिए कि मैं तो आपको नहीं मानूंगी, मेरे दोनों बच्चों को वापस करो। उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी सबसे बड़ी पत्नी थी शिवाजी की, वो
सैरोबाई थी और दूसरी थी पुतलाबाई, और सईबाई जो थी वो संभाजी की माँ थी जिनका देहांत हो गया था, पर पुतलाबाई उनको उतना ही प्यार करती थी। वो लोग सब बहुत परेशान थे और इधर शिवाजी वहाँ से पहुँचे, सब बहुत खुश हुए। खुशी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि संभाजी नहीं आए, तो उन्होंने पूछा। अच्छा, धराऊ भी थी। धराऊ कौन है? धाय माँ, जिन्होंने बचपन से संभाजी को दूध पिलाया था। तो धाय माँ का भी जो स्थान था वो बहुत बड़ा था उस समय। और उन लोगों ने पूछा, अरे संभाजी कहाँ है? तो शिवाजी ने चारों तरफ देखा, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने देख के कहा कि संभाजी को हम नहीं ला पाए क्योंकि वो नहीं रहे। सब तरफ रोना पीटना मच गया सब। फिर शिवाजी उन तीनों महिलाओं को अंदर लेके आए और फिर दरवाज़ा बंद करके बताया कि दुश्मन क्योंकि उन पर नज़र लगाए हुए है, इसलिए हम संभाजी को अभी नहीं लाए हैं, संभाजी बाद में आ जाएंगे। पर पूरे राज्य में शोक मन गया। शिवाजी ने दिखाने के लिए, दुश्मन तक बात पहुंचाने के लिए कि मेरा पुत्र नहीं रहा, उसका दाह संस्कार वगैरह करने का भी नाटक किया। ये सब भी हो गया। अब ये होने के बाद, अब काफ़ी लंबे समय के बाद ये सब फिर इनको लेने के लिए भेजा गया, 2 आदमियों को। और संभाजी सारी प्रथा जानते थे और उन्होंने उनके आज्ञा पत्र देख के संभाजी उनके साथ वापस राज्य में आए। तब तक संभाजी का विवाह हो चुका था। 9 वर्ष की आयु में येसुबाई से उनका विवाह हो गया था। वो श्रृंगारपुर के महाराज की पुत्री थी। और तो पर वो छोटे थे तो वो वहीं रहती थी, पर उनके पिताजी को बुला के भी समझा दिया गया था कि नहीं, वो ज़िंदा हैं करके। ये था। मैंने इसको पार्ट्स में बांट लिया क्योंकि किताब आप देख ही रहे हैं कितनी मोटी है। और मेरे पास और भी अनुभव हैं लोगों के, मेरे मोबाइल में भी हैं और काफ़ी लोगों ने बताया। तो मैं ये पार्ट फर्स्ट बना के यहीं पर समाप्त करती हूँ और पार्ट सेकंड में हम फिर से मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।